हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। जेठानी के तवे पर देवरानी की रोटियां। ममता ने जब से सुना था कि उसके देवर की शादी पक्की हो गई है, तभी से वो थोड़ी घबराई हुई थी। उसे लग रहा था कि अब देवरानी प्रीति के आने के बाद शायद उसका रुतबा इस घर में खत्म हो जाएगा। इसीलिए ममता इन सब से निपटने का तरीका ढूंढ रही थी। कविता, तू बोल रही थी ना कि कुछ दिनों में जादुई मेला लगने वाला है, तो कब लगेगा? कब तू मुझे चुड़ैल तवे वाली से मिलवाएगी? अरे अगले हफ्ते मैं तुझे ले चलूंगी। चुड़ैल तवे वाले से मेरी बात हो गई है। वो जादुई मेले में तवे बेचने आ रही है। पर तू पहाड़ी के पास मेरे साथ चढ़कर जा पाएगी ना? अरे अपनी देवरानी को नीचा दिखाने के लिए मैं किसी पहाड़ी के पार क्या सीधा पाताल लोक में भी चली जाऊंगी। मुझे बस तरीका चाहिए अपनी देवरानी को नीचा दिखाने का, ताकि वो मेरी जगह इस घर में ना ले पाए और ससुराल में उसकी बदनामी हो जाए। किससे बात कर रही है ममता? अरे माँ जी, वो मैं अपनी सहेली से, बस ऐसे ही। अच्छा ये सब छोड़, बात सुन। शाम को बाजार जाना है, प्रीति के लिए साड़ियां खरीदनी है। शादी को तो अब कुछ ही दिन बचे हैं, तो हमें जल्दी जल्दी तैयारियां करनी होंगी। हाँ ठीक है माँ जी, तो हम कल ही बाजार चलेंगे। अगले कुछ दिनों तक ममता ने अपनी सास के साथ शादी की खरीदारी की। अचानक एक दिन ममता की सहेली ने उसे बताया कि जादुई बाजार आज लग गया है। तो ममता बहाना करके सहेली के साथ पहाड़ी के पार जादुई बाजार में चली गई। ममता ने देखा उस बाजार में बहुत सारे जादूगर जादुई करतब दिखा रहे हैं और तरह तरह के जादुई सामान बेच रहे हैं। कविता ममता को जादूगरनी के पास ले गई जो जादुई तवे बेच रही थी। जादूगरनी आंटी नमस्ते, ये मेरी सहेली ममता है। वो आपने मुझे एक जादुई तवा दिया था ना, जिस पर रोटी डालते से ही अपने आप बन जाती है, वैसा ही तवा मेरी सहेली ममता को चाहिए। हाँ जादूगरनी आंटी, मुझे वो वाला तवा दे दो। पर वो तवा तो ऐसा है कि जो खरीदता है बस वही उस पर रोटी बना पाता है। अगर कोई और रोटी बनाएगा तो रोटी जल जाएगी। अगर तुम अपने लिए ये तवा खरीद रही हो फिर तो सही है। और हाँ, एक बात और, ध्यान रहे, जादू भी ईमानदारी से चलते हैं। अगर तुमने जरा सी भी बेईमानी की तो फिर ये तवा नष्ट हो जाएगा। हाँ जादूगरनी आंटी, ये मैं अपने लिए खरीद रही हूँ। मेरे से रोटियां अच्छी नहीं बनती तो मैंने सोचा जादुई तवे पर रोटियां बना लिया करूंगी। ममता ने जादूगरनी से झूठ बोला। जादूगरनी समझ गई कि ममता झूठ बोल रही है, पर वो कुछ नहीं बोली। उसने चुपचाप तवा ममता को दे दिया और तवा लेकर ममता खुशी खुशी घर आ गई। अब ममता रोजाना इस नए तवे पर रोटियां बनाने में लगी हुई थी। तवा जादुई था इसलिए रोटियां बहुत बढ़िया बनती थी। ममता, ये नया तवा कब खरीद कर लाई और पुराना तवा कहाँ गया? माँ जी, पुराना तवा बहुत खराब हो रहा था। मैंने सोचा जब नई देवरानी घर में आ रही है तो क्यों ना नया तवा भी घर में आ जाए। मैंने ठीक किया ना? ममता बहू, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि तुम अपनी देवरानी के लिए अपने मन में कितना प्रेम रखती हो। तुम्हें कितनी फिक्र है। अभी तो प्रीति इस घर में आई भी नहीं और तुमने उसकी सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखना शुरू कर दिया है। जीती रहो बहू। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम्हारे और तुम्हारी देवरानी प्रीति के बीच हमेशा प्यार बना रहे। और फिर कुछ दिनों बाद प्रीति घर में छोटी बहू बनकर आ गई। माँ जी, मैं तो अपने साथ सारे बर्तन लेकर आई थी। इसमें से अगर रसोई में कुछ चाहिए तो मैं निकाल लेती हूँ, जैसे चकला, बेलन, तवा। अरे बहू, इसमें पूछना क्या है, तुम्हारा अपना घर है। तुम जैसा चाहे, जो चाहे सामान रसोई में बदल सकती हो। मैंने आज तक ममता को कभी नहीं टोका। उसका जो मन होता है वो वही करती है। तुम्हें अगर लगता है कि कुछ बदलने की जरूरत है तो तुम बदल सकती हो, या फिर अपना सामान भी इस्तेमाल कर सकती हो। ठीक है माँ जी, तो फिर मैं ये चकला, बेलन, तवा ले जाती हूँ। अब क्या करूँ, प्रीति तो अपना तवा ले आई, मुझे इसे रोकना होगा। ममता भाभी, वो मैं नया तवा और चकला रसोई में रख दूं? चकला तो तुम रख दो प्रीति, पर तवा तो मैं अभी कुछ दिन पहले ही नया लेकर आई हूँ। पुराना तवा खराब हो रहा था तो मैंने सोचा कि शादी के बाद जब तुम पहली रसोई में पहली बार रोटी बनाओगी तो तवा नया होना चाहिए, इसीलिए मैं तो खरीद कर ले आई थी। ये देखो, बिल्कुल नया तवा है। एक काम करो, तुम अपना तवा संभाल कर रख दो। जब ये तवा पुराना हो जाएगा तब हम तुम्हारे वाले तवे पर रोटियां बना लेंगे। अभी तुम मेरे तवे पर रोटी बना लो। दो दो तवे क्या ही करने हैं। ठीक है भाभी, तो अभी हम आपके तवे पर रोटी बना लेंगे। जब जरूरत होगी आप मुझे बता देना, मैं ये वाला तवा निकाल दूंगी। हाँ, और क्या, बिल्कुल, तुम अभी मेरे लाए हुए तवे पर ही रोटी बनाना। अच्छा सुनो, अब रात को तो रोटी तुम्हें बनानी है।
आखिर मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, देवरानी के हाथों की रोटी खाने का हक तो बनता है। मैं तुम पर हुक्म चला सकती हूँ। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, आपका पूरा हक है मेरे ऊपर हुक्म चलाने का। अरे मैं तो मजाक कर रही थी मेरी प्यारी देवरानी। प्रीति को क्या पता था कि ममता उसके साथ क्या चाल खेल रही है। प्रीति बेचारी तो सोच रही थी कि ममता उसे बहुत प्यार करती है, पर सच तो ये था कि ममता प्रीति से नफरत करती थी। शाम को प्रीति सबके लिए रोटियां बनाने लगी, पर उसने जैसे ही पहली रोटी तवे पर डाली वो तुरंत जल गई। प्रीति ने सोचा शायद गैस ज्यादा तेज है। उसने आंच धीमी की और तीसरी रोटी डाली, पर वो भी जल गई। एक के बाद एक सारी रोटियां जल रही थी। मैंने तो गैस की आंच धीमी कर दी, फिर भी इस तवे पर रोटियां जल रही हैं। अब क्या करूं? शादी के बाद पहली बार रोटी बना रही हूँ। सब लोग क्या कहेंगे कि मैं जली हुई रोटियां बनाती हूँ। ममता सब कुछ रसोई के बाहर खड़ी देख रही थी। मन ही मन वो हंसने लगी और प्रीति के पास गई। प्रीति, रोटियां बन गई क्या? अरे ये क्या, तुमने तो सारी रोटियां जला दी। माँ जी, रसोई में आकर देखो, आपकी नई बहू को रोटियां बनानी नहीं आती। देखो सारी रोटी जला दी। ऐसी बात नहीं है भाभी, पता नहीं रोटियां जल कैसे गई। मैं तो वैसे ही बना रही थी जैसे हमेशा बनाती हूँ, पर इस तवे पर रोटियां जल रही हैं। पता नहीं ये तवा मुझे लग रहा है ठीक नहीं है। अच्छा तो ये बात है, मैंने उस दिन तुम्हारा तवा इस्तेमाल करने के लिए मना कर दिया तो तुमने सारा दोष मेरे तवे पर निकाल दिया। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ प्रीति, मैंने तुम्हें नया तवा दिया था। हटो, मैं तुम्हें रोटी बनाकर दिखाती हूँ, वो भी इसी तवे पर। शांत हो जाओ बहू, आराम से बात करो। ममता ने रोटी बनाई तो तवे पर बढ़िया रोटी बन गई। प्रीति और सास दोनों हैरान रह गए। प्रीति को लगा शायद सचमुच उससे गलती हुई है, आज उसने रोटियां जला दी हैं। बाकी की रोटियां ममता ने बना दी। प्रीति को उस दिन बहुत बुरा लगा, सबके सामने उसका अपमान हुआ था। उस दिन के बाद से प्रीति के मन में एक डर बैठ गया। वो सोचने लगी कि कहीं सास और परिवार वाले उसे अनाड़ी न समझ ले, लेकिन प्रीति ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि अब वो अपनी रसोई की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएगी। मुझे लगता है जो तवा भाभी लाई है उस पर मैं रोटी बना नहीं पा रही हूँ। मैं एक काम करती हूँ, एक बार अपना लाया हुआ तवा निकाल कर देखती हूँ, शायद उस पर रोटियां अच्छी बन जाए। प्रीति के मन में ममता के लिए कोई शक नहीं था, बल्कि उसे यही लग रहा था कि शायद वो अपनी जेठानी के तवे पर रोटियां नहीं बना पा रही। इस बार उसने अपना लाया हुआ पुराना तवा निकाल लिया, जिसे उसने चुपचाप गैस पर रखा और रोटियां बनाने लगी। पहली रोटी डाली और जैसे ही वो फूली, प्रीति की आंखों में चमक आ गई। इतनी देर में सास और ममता भी आ गए। अरे वाह प्रीति बहू, आज तो तुम बहुत बढ़िया रोटियां बना रही हो। ये तवा कौन सा है प्रीति जिस पर तुम रोटियां बना रही हो? क्या तुमने मेरे तवे पर रोटियां नहीं बनाई आज? हाँ भाभी, आज मैंने आपके तवे पर रोटियां नहीं बनाई। मैंने सोचा एक बार तवा बदल कर देखती हूँ और यही हुआ। मैंने तवा बदला और रोटियां अच्छी बन गई। मुझे लगता है शायद मैं इस तवे पर रोटियां अच्छी बना लूंगी, उस तवे पर मुझसे नहीं बनेगी। ये सब बेकार की बातें प्रीति, मैं खुद नया तवा खरीद कर लाई थी, देखो कितना बढ़िया। ममता ने जैसे ही गैस के चूल्हे के नीचे से जादुई तवा बाहर निकाला, उसके होश उड़ गए। तवे के 2 टुकड़े हो चुके थे। देखा भाभी, ये तवा बहुत कमजोर था इसीलिए टूट गया। मैंने कहा था ना, कमी मेरे हाथों में नहीं, कमी इस तवे में है। तभी तो देखो कुछ ही दिनों में टूटकर 2 हिस्से हो गए। मैंने सही कहा ना माँ जी? हाँ बहू, बिल्कुल सही कहा। वही तो, अगर रोटी बनाते बनाते तवा टूट जाता तो। ममता, आगे से ध्यान रखना, कोई भी चीज लो देख परख कर खरीदना। चलो अब कोई बात नहीं, अब प्रीति के तवे पर ही रोटी बनाया करो। इस तवे को उसी दुकानदार को वापस करके आओ जिससे खरीद कर लाई थी। कहते हैं जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। ऐसा ही ममता के साथ हुआ। उसने अपनी देवरानी के साथ गलत करना चाहा, पर खुद ही उसके साथ गलत हो गया। जादूगरनी की बात सच हो गई। ममता ने उससे झूठ बोलकर तवे को गलत इस्तेमाल के लिए खरीदा, पर तवा बेईमानी का भार सहन नहीं कर सका और टूटकर नष्ट हो गया। और फिर पता है क्या हुआ? क्या हुआ बता? मैंने जैसे ही थैला खोला उसमें 3 आलू थे और कम से कम 5 लौकी। हैं? पर वो कैसे? अरे मैंने इन्हें कहा था कि 3 किलो आलू लाना और आधा किलो लौकी, पर ये वहां जाकर भूल गए और 3 किलो लौकी ले आए और आधा किलो आलू। बता, ऐसे हैं ये। कमाल ही हो गया ये तो। फिर तूने उन्हें कुछ कहा नहीं? कहती क्या, पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया, फिर जब मैंने दिमाग लगाया तो समझ में आया कि भुलक्कड़ राम सब्जी गलत तौल से ले आए हैं। फिर जब मैंने इन्हें इनकी समझदारी बताई तो खुद भी हंसने लगे। अच्छा फिर मैंने कहा कि अब आपने गलती की है तो इसका खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। अच्छा,
फिर तूने क्या करवाया जीजू से? मैंने कहा कि अब इतनी लौकी का क्या करें, तो खुद से ही बोले कि चलो लौकी की बर्फी बनाते हैं। और पता है मैंने तो बहुत कम काम किया और सारी बर्फी इन्हीं से बनवाई। अरे वाह, तो कैसी बनी इतनी सारी लौकी की बर्फी? एक नंबर की बकवास, एक पीस खाकर ही फेंकनी पड़ी सारी की सारी। इनका चेहरा तो बस देखने लायक था, घर में सब लोग इन पर हंसे ही जा रहे थे। ये है सुधा और उसकी बचपन की सहेली जया। सुधा की शादी 2 साल पहले सुरेश के साथ हुई थी। सुरेश अपनी माँ कमला और छोटे भाई जयेश के साथ रहता था। कई दिन बाद जब सुधा अपने माता पिता से मिलने अपने मायके आई, तो उसके आने की खबर मिलते ही उसकी बचपन की सहेली जया भी उससे मिलने चली आई, जो उसी के मोहल्ले में रहती थी। दोनों बचपन की सहेलियां थी और एक दूसरे पर जान छिड़कती थी। उस दिन दोनों ने ढेर सारी बातें की और फिर जब जया अपने घर जाने लगी, अच्छा अब मैं चलती हूँ, 2 घंटे हो गए यार बात करते करते, बिल्कुल पता ही नहीं चला। चल अब तू भी आराम कर। अरे यार शिट, क्या हुआ? देख तुझसे बतियाने में तुझे तेरा गिफ्ट देना तो भूल ही गई। हैं? मेरा गिफ्ट? पर किस खुशी में? अरे कुछ नहीं, मैंने जब सुरेश को तेरे बारे में बताया तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर जाऊं, तो बस मैंने ले लिया। ये देखना कैसे हैं। वाह कितने प्यारी इयररिंग्स है यार, कसम से अब ना मुझे तुझसे जलन हो रही है। जलन? पर क्यों? कितने प्यारे हस्बैंड मिले हैं तुझे यार, कितनी केयरिंग है। काश मेरी शादी उनसे हो गई होती। चल पगली, वैसे तेरे पास एक मौका है। हैं? क्या बोल रही है? अरे मैं अपने देवर जयेश की बात कर रही हूँ, वो बिल्कुल अपने भैया की कॉपी है और तेरे लिए एकदम परफेक्ट है। बोल बात चलाऊं क्या? चल पगली, ओके बाय। जया शर्माते हुए वहां से चली गई। सुधा 1 हफ्ते के लिए अपने मायके आई थी और जया उससे रोज मिलने आती थी। और फिर जब सुधा के ससुराल वापस जाने का वक्त आया तब, क्या यार अब तू चली जाएगी? कितना मजा आया ना 6 दिन। हाँ यार तेरे साथ 6 दिन कैसे बीते पता ही नहीं चला। साथ में शॉपिंग करना, गोलगप्पे खाना, सच में बचपन की सारी यादें ताजा हो गई यार। मुझे तेरी बहुत याद आएगी। हाँ मुझे भी। अच्छा सुन ना, तूने क्या सोचा फिर उस बारे में? किस बारे में? अरे पगली शादी तो करेगी ना कहीं, तो मेरे ही घर आ जाना, मिलकर खूब मस्ती किया करेंगे। हैं? तू सच में कह रही थी क्या उस दिन? और नहीं तो क्या, तुझे क्या लगा मजाक कर रही हूँ मैं? और क्या, देख मेरी तो अरेंज मैरिज हुई थी, इसलिए मैं तो सुरेश को जानती भी नहीं थी, पर मेरी किस्मत देख कि मुझे कितने केयरिंग और लविंग हस्बैंड मिले। और भरोसा रख जयेश भी वैसा ही है, और मैं गारंटी दे रही हूँ उसकी। और वैसे भी अगर तू मेरी देवरानी बनकर आएगी तो सोचना, फिर तो मजा ही आ जाएगा। रोज शॉपिंग और रोज गोलगप्पे, एक बार सोचकर तो देख। पर कुछ नहीं। अरे मेरी देवरानी बन जाएगी तो जिंदगी भर साथ रहेंगे हम दोनों, एक घर में एक छत के नीचे। प्लीज हाँ बोल देना यार। अच्छा ठीक है बाबा, पर बात किससे करूं, कैसे करूं, मतलब कि अरे उस सब के लिए मैं हूं ना, तू बिल्कुल चिंता मत कर। इतना कहते ही सुधा ने खुशी में जया को जोर से गले लगा लिया। दोनों सहेलियां बहुत खुश थीं। उधर सुधा ने अपने ससुराल जाते ही अपनी सास कमला से जया के लिए बात की। पूरा परिवार जया के घर पहुंचा और जयेश को भी जया पसंद आ गई। चटमंगनी पट ब्याह होते ही जया अब सुधा की देवरानी बनकर उसके घर आ गई। दोनों सहेलियों का ससुराल अब एक था। और फिर सुधा अब तो तू खुश है ना? ले आ गई मैं तेरी देवरानी बनकर। पहली बात तो ये है कि ये तेरा और तू कहना बंद कर मुझे, और दूसरी बात मैं तेरी जेठानी हूँ, तो सबसे पहले तू पहले मेरे पैर छू। ये क्या कह रही है सुधा? क्या हो गया तुझे? समझ नहीं आता? पैर छू मेरे। सुधा के ये बदले तेवर देखकर जया हैरान रह गई थी, मगर वो मजबूर थी क्योंकि वो देवरानी थी और सुधा उसकी जेठानी। ऐसे में बेचारी जया आंखों में आंसू लेकर सुधा के पैर छूने के लिए जैसे ही झुकी तो सुधा ने फौरन उसके कंधे पकड़ लिए। ओए पगली, मजे ले रही थी तेरे। तू ना रुक जरा, अभी बताती हूँ जेठानी की बच्ची। सुधा ने जया के साथ ऐसा मजाक किया था कि एक बार को तो जया भी घबरा गई थी। फिर गुस्से में वो सुधा को मारने दौड़ी। उधर सुधा भी पूरे घर में भाग रही थी। जया ने सुधा को पकड़ लिया और फिर दोनों खुशी में जोर से गले लग गई, क्योंकि वो जानती थी कि अब वो जिंदगी भर साथ रहने वाली थी। अब तो वो दोनों हर वक्त साथ रहती, साथ काम करती और घंटों बातें किया करती। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद घर की डोरबेल बजी, जो इन दोनों सहेलियों के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं थी। कौन है? सुधा देखना जरा। मैं हूँ माँ। घर के मेन गेट पर नंदिनी खड़ी थी, जो सुरेश और जयेश की बड़ी बहन थी, और वो अपने साथ एक बड़ा सूटकेस लेकर आई थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। और फिर अरे नंदिनी, ऐसे अचानक? अब दामाद जी कहाँ हैं? वो नहीं आए और नहीं आएंगे। मैं घर वापस आ गई हूँ माँ।
इतना कहते ही नंदिनी अपनी माँ कमला के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। उसने एक सांस में अपनी माँ को सारी बात बता दी। तू चिंता मत कर, जब तक तू चाहे यहीं रह। कमला की बात सुनकर जया और सुधा एक दूसरे की शक्ल देखने लगी। शाम को रसोई में, ए सुधा सुनना, ये नंदिनी दीदी क्यों आई है? यार मुझे नहीं पता। अच्छा वैसे स्वभाव कैसा है इनका? ठीक ही है, पर ज्यादा बात नहीं करती हैं। उनकी शादी पहले हो गई थी तो मैं भी ज्यादा जानती नहीं उनके बारे में। यार मुझे चिंता हो रही है। किस बात की? अरे यार अभी तक तो हम लोग खूब मस्ती करते थे, मम्मी जी को भी कोई दिक्कत नहीं थी, पर नंदिनी दीदी मुझे थोड़ी खूंखार टाइप लग रही है। चल पगली, ये सब मत सोच और अपना काम कर। जया का डर सही था। नंदिनी को ज्यादा हंसी मजाक पसंद नहीं था और इसीलिए अब नंदिनी की वजह से सुधा और जया भी घर में शांत ही रहने लगे। फिर एक दिन खाने पर, अरे जया दाल तुमने बनाई है ना? हाँ जी मम्मी मैंने बनाई है। एक बार चख कर तो देख, कितना तेज नमक है। मस्ती अपनी जगह है पर काम को लेकर थोड़ा गंभीर भी रहा करो बेटा। जी मम्मी जी। कमला गुस्से में खाने की मेज से उठकर चली गई। उसके बाद नंदिनी भी खाना छोड़कर चली गई और ये देखकर जया और सुधा घबरा गए। अरे यार सुधा तू देख नहीं सकती थी क्या? मैंने कहा था कि दाल में नमक डाल दे, ये थोड़ी ही कहा था कि उसमें नमक भरी दे। फालतू में डांट पड़वा दी मम्मी जी से। तेरी कसम यार मैंने ठीक ही डाला था, पर पता नहीं कैसे नमक इतना तेज हो गया। तू रहने दे यार, बस एक काम दिया था तुझे। इतना कहकर जया गुस्से में वहां से चली गई। बाद में सुधा ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन जया नहीं मानी। फिर कुछ दिनों के बाद, जया सुन ना, क्या कर रही है? कपड़े धो रही हूँ। बता। यार मेरी एक साड़ी धो देगी क्या प्लीज? हाँ हाँ ठीक है ला दे दे। जया ने गुस्से में सुधा से उसकी साड़ी ले ली। उधर कपड़े धोकर जया छत पर गई और सारे कपड़े सूखने के लिए डाल दिए। थोड़ी देर बाद सुधा अपनी साड़ी लेने छत पर गई तो उसने देखा कि उसकी साड़ी पहले से भी ज्यादा गंदी थी और छत के कोने में जमीन पर पड़ी थी। ये देखते ही सुधा भड़क गई और तेजी से नीचे उतरी। जया, ओ जया, अगर तुझे साड़ी नहीं धोनी थी तो साफ बोल देती ना, उसे ऐसे फेंकने की क्या जरूरत थी? देख मैंने तुझे कहा था कि मैंने जानबूझकर नमक तेज नहीं किया था, पर तू है कि अब उस छोटी सी बात का बदला लेने पर आ गई। जा, मुझे तुझ सबसे कोई बात नहीं करनी। ओए सुन, तू क्या बात नहीं करेगी मुझसे? मैं ही तुझसे बात नहीं करूंगी। अब से भाड़ में जा तू, समझी? जया के इतना कहते ही दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। तभी वहां उनकी सास कमला आ गई और फिर, अरे ये क्या कर रही हो तुम दोनों? आपस में मत लड़ो। देखिए ना मम्मी जी, इसने मेरी साड़ी फेंक दी। मम्मी जी कसम से मैंने नहीं फेंकी, बल्कि इसी ने दाल में नमक तेज कर दिया था उस दिन। मम्मी जी से कह दो कि ये यहाँ से चली जाए वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। तुम दोनों चुप हो जाओ। तुम दोनों कहीं नहीं जाओगी। यहाँ से जाना किसे चाहिए ये मैं जानती हूँ, और वो तुम दोनों नहीं बल्कि नंदिनी है। कमला की बात सुनकर हर कोई हक्का बक्का रह गया और पास ही खड़ी नंदिनी के तो पैरों तले जमीन ही नहीं रही। और फिर, क्या? पर मैंने क्या किया माँ? इस सब में मेरा क्या कसूर? मैं सब जानती हूँ नंदिनी, तू अपनी जेठानी से लड़कर यहाँ आई थी। मुझे लगा तू परेशान है इसलिए मैंने तुझे वापस जाने को नहीं कहा, लेकिन तू तो मेरे ही घर को उजाड़ने लगी। मेरी दोनों बहुओं में लड़ाई कर दी। उस दिन दाल में जब तूने नमक डाला था तो मैंने सब देख लिया था। मैं तो बस जय को डांट कर तेरे इरादे भांप रही थी, और आज मैंने खुद देखा कि कैसे तूने छत पर जाकर सुधा की साड़ी तार से नीचे गिराकर उसे गंदा किया। अब बस बहुत हो गया। इससे पहले कि मैं कुछ गलत कह दूं चली जा अपने घर। और तुम दोनों, तुम तो बचपन की सहेली हो ना, फिर एक दूसरे पर इतना भी भरोसा नहीं है। ऐसी कैसी दोस्ती है ये? चलो एक दूसरे से माफी मांगो। सच्चाई जानकर सुधा और जया एक दूसरे के गले लगकर रोने लगी। दूसरी तरफ अपनी पोल खुलने के बाद नंदिनी चुपचाप सूटकेस लेकर बाहर निकल गई। आशा देवी की बड़ी बहू शर्मिला स्वभाव की बहुत सीधी सादी थी, जबकि छोटी बहू रजनी उतनी ही चुस्त और चालाक थी, या यूं कहो कि एक नंबर की 420 थी रजनी। किसी को बेवकूफ बनाकर अपना फायदा ढूंढना ही उसकी आदत थी। माँ जी, ये गुलाबी रंग की साड़ी मैं ले लूं? मेरे पास गुलाबी रंग की एक भी साड़ी नहीं है। पर ये साड़ी तो शर्मिला बहू ने। अरे कोई बात नहीं माँ जी, अगर ये साड़ी रजनी को पसंद है तो रजनी ये रख ले, मैं ये नीली रख लूंगी। ठीक है, फिर कल शाम को तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाना, कहीं हमें बरखा की शादी में पहुंचने में देर ना हो जाए। अच्छा हुआ मैंने ये गुलाबी रंग की साड़ी रख ली। मैंने इस पर लगे प्राइस के रेट जो देख लिए थे, ये तो नीली साड़ी से 2000 रुपए महंगी है। अब कल इस साड़ी में मैं सबसे सुंदर लगने वाली हूँ। शर्मिला बहू, तुम सचमुच बहुत अच्छी हो, तुम्हें रिश्ते निभाने आते हैं। तुम अपने मधुर व्यवहार से किसी को भी अपना बना सकती हो, बस देखने वाले का नजरिया होना चाहिए।
मैं जानती हूँ तुमने अपने लिए गुलाबी साड़ी पसंद की थी, पर तुमने रजनी का दिल रखने के लिए उसे वो साड़ी दे दी। अक्सर ऐसा ही होता था। रजनी हमेशा पहले ही चीजों का चुनाव कर लेती थी। रजनी गुलाबी साड़ी लेकर कमरे में गई, पर जब वो तैयार होने लगी तो उसके पलंग में लगी एक कील से थोड़ी फट गई। अब क्या करूं? ये साड़ी तो किनारे से फट गई। मैं अब बरखा की शादी में क्या पहनूंगी? आइडिया, ये ठीक रहेगा। रजनी चालाक थी। वो बहाने से सास के पास गई और बोली, माँ जी, ये देखिए, ये साड़ी किनारे से फटी हुई है। लगता है शर्मिला भाभी किसी सस्ती दुकान से ये साड़ियां खरीद कर लाई हैं। कितने मन से मैं ये गुलाबी साड़ी पहनकर तैयार हो रही थी, अब ये फटी हुई साड़ी पहनकर थोड़ी न जाऊंगी। कुछ भी कहो शर्मिला भाभी, आप बहुत चालाक हो। आपने जानबूझकर मुझे हल्की साड़ी दे दी। नहीं, ऐसी बात नहीं है रजनी, मैं देख कर लाई थी। अगर तुम कहो तो मैं दुकानदार को एक बार ये साड़ी दिखा देती हूँ। अभी तो हमें शाम को जाना है, मैं बदल कर ले आऊंगी। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई और पहन लूंगी। आप ही पहनो नई साड़ी। एक काम करो रजनी, तुम नीली वाली साड़ी पहन लो। मेरे पास एक और साड़ी रखी है, मैं वो पहन लूंगी। पर शर्मिला बहू, ठीक है, दे दो मुझे वो साड़ी, इतनी पसंद नहीं थी, मजबूरी है इसलिए पहन रही हूँ। रजनी चालाकी से वो गुलाबी फटी हुई साड़ी शर्मिला को दे देती है और शादी में जाने के लिए नई नीली साड़ी पहन लेती है। अगले दिन शर्मिला वो फटी हुई साड़ी दुकानदार को देने आती है। बहन जी, आप हमारे पुराने ग्राहक हो, इसलिए मैं ये साड़ी बदल कर दूसरी दे रहा हूँ। पर हमारी दुकान में ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारी दुकान में सारी साड़ियाँ चेक होकर ही आती हैं। मैंने भी आपको चेक करवा कर ही दी थी, पर हो सकता है कहीं देखना रह गया हो। ये इसका दूसरा पीस आप ले जाओ। शुक्रिया भाई साहब। शर्मिला साड़ी लेकर घर पहुंचती है। बदल दी दुकानदार ने? बदलता भी क्यों नहीं, गलती भी तो उसी की थी, फटी हुई जो पकड़ा दी थी। लाओ, मैं इसे अलमारी में रख देती हूँ। देखो कैसे छीन कर ले गई, बिल्कुल शर्म नहीं है इसमें। अब ये नीली साड़ी इसकी हो गई। तू कब तक सीधी बनी रहेगी बहू? शर्मिला चुपचाप वहां से चली जाती है, पर आशा देवी अच्छे से जानती थी कि रजनी ने चालाकी से दोनों साड़ियां ले ली। ऐसे ही एक दिन रजनी की सहेली उससे मिलने आई। सुमन, कितने दिनों बाद तुझसे मिलना हुआ। शादी के बाद तो तू मेरठ में सेटल हो गई थी ना? हाँ, हो तो गई थी, पर हस्बैंड की जॉब कैलिफोर्निया में लग गई है, तो हम विदेश जा रहे हैं। वैसे आऊंगी आफ्टर 6 मंथ्स, मेरा आना होगा। अभी वहां कुछ सेट कर ले, फिर सब कुछ यहां से समेट कर एक बार परमानेंट शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा रजनी, मुझे तेरे से काम था। हाँ बोल। मेरा दिल्ली में कोई भी नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि मेरे पास बहुत सारा गोल्ड है, तो अभी तो मैं कैलिफोर्निया नहीं ले जा सकती। मुझे इसे बेचना है और हमारी कल की फ्लाइट है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आज के आज में सारा गोल्ड अपना बेच सकूं, इसलिए तू मेरा गोल्ड अपने पास संभाल कर रख ले। तकरीबन 5 लाख का गोल्ड है। ये सारे जेवर तू संभाल कर रख ले। मैं 6 महीने बाद वापस आऊंगी तो ये जेवर बेच दूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, तू मेरे पास रख दे, मैं संभाल कर रख दूंगी, तू बेफिक्र होकर जा। सुमन अपना सारा जेवर रजनी को दे जाती है। रजनी बहू, ऐसे किसी की चीज यूं इस तरह अपने घर में रखना ठीक बात नहीं है। तुमने एक बार सोने की परख भी नहीं की कि वो कितने का है, कितने का नहीं है। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लगा। तुम क्यों किसी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती हो? आजकल ऐसा जमाना नहीं है। माँ जी, मेरी सहेली को मैं बहुत समय से जानती हूँ। वो काफी पैसे वाली है। उसके पास इतना सोना होना कोई हैरानी की बात नहीं है। उसका पति बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करता है, लाखों की सैलरी है। देखो, खुद ही कह रही है कि कैलिफोर्निया शिफ्ट हो जाएगी। अब वो पागल थोड़ी है जो मेरे पास अपना सोना रखवाने के लिए आएगी। रजनी अपनी सास की बातों को अनसुना कर देती है। एक दिन, अरे रजनी बहू, तैयार हुई या नहीं? शर्मिला बहू और मैं कब के तैयार हो गए। मिसेस शर्मा के घर कीर्तन शुरू हो जाएगा, हम तब जाएंगे जब आरती शुरू होगी। क्या? अरे आ रही हूँ माँ जी, ये देखो मैं तैयार हो गई। ये तो वही जेवर है ना जो तुम्हारी सहेली तुम्हारे पास रखवा कर गई है। तुमने ये क्यों पहन लिए? अरे तो क्या हुआ माँ जी, कौन सा वो अभी लेने आ रही है? अभी अगले हफ्ते आना है उसने। 5 महीने से ऊपर हो गए मेरे पास ये जेवर संभाले हुए। अब एक बार पहन भी लूंगी तो क्या बिगड़ जाएगा। रजनी अपनी सास और जेठानी के साथ पड़ोस में कीर्तन में जाती है। सब लोग रजनी की तरफ ही देख रहे थे क्योंकि उसने बहुत सारे जेवर पहने हुए थे। उन्हीं में से एक महिला रजनी से जेवर के बारे में पूछती है। अरे वाह रजनी, जेवर तो तूने बड़े अच्छे पहने हैं। असली सोने के हैं क्या? तो और क्या, कोई आर्टिफिशियल थोड़ी पहनूंगी, असली सोने के हैं, नए बनवाए हैं मैंने।
अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, ये जेवर सोने की नहीं है, ये तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। जरूर आपको किसी सुनार ने लूट लिया। ये कैसी बातें कर रही हैं आप मेरे सोने के जेवर को आर्टिफिशियल ज्वेलरी बता रही हैं? मैं एक सुनारिन हूँ, बचपन से सोने में खेली हूँ। मुझे अच्छी खासी सोने की परख है। मैं देखते ही पहचान जाती हूँ कि सोना है या पीतल। काफी देर तक रजनी उस महिला से बहस करती रही और आखिर वो एक सुनार के पास पहुंची, पर सुनार ने भी जेवर नकली होने का दावा किया। सुनार की बातें सुनकर रजनी घबरा जाती है। उसकी सास और शर्मिला भी परेशान हो जाती है। रजनी सुमन को फोन पर सारी बात बताती है। उसकी बातों को सुनकर सुमन इंडिया लौटती है। मुझे कुछ नहीं पता रजनी, मैंने तुम्हें असली जेवर दिए थे। ये वो जेवर है ही नहीं जो मैंने तुम्हें दिए थे। ये तो तुम आर्टिफिशियल जेवर मुझे दिखा रही हो। मेरे जेवर दूसरे थे, तुमने मेरे साथ धोखेबाजी की है। तुम कैसी बातें कर रही हो सुमन? तुम यही जेवर तो मुझे पकड़ा कर गई थी। मैं भला जेवर क्यों बदलूंगी? अरे मैं तुम्हें कॉलेज के जमाने से जानती हूँ। तुम जैसी 420 औरत पूरी दुनिया में नहीं मिल सकती। तुमने अपनी चालाकी यहाँ भी नहीं छोड़ी। चुपचाप मेरे जेवर मुझे वापस करो या फिर 5 लाख रुपए मुझे दो। मैं तो पहले ही कह रही थी ऐसे किसी पर विश्वास मत कर, पर ये मानती कहाँ है। अब अपने दोनों बेटों को बुलाऊं दुकान से, वही इसका हल निकालेंगे, वरना पुलिस हमारे घर में आते देर नहीं लगेगी। तभी काफी देर से चुप खड़ी शर्मिला कमरे में से अपना मोबाइल फोन लेकर आती है। सुमन, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। तुमने मेरी देवरानी की बहुत बेइज्जती कर ली। मेरी देवरानी लाखों में एक है और तुम्हारी मक्कारी का सबूत मेरे पास मेरे मोबाइल में कैद है। उस दिन जब तुम रजनी को जेवर दे रही थी, मैंने चुपचाप रजनी को बिना बताए तुम्हारा वीडियो बना लिया था और कुछ फोटो खींच ली थी। ये देखो, तुम यही जेवर रजनी को दे रही थी। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, तुम चुपचाप यहां से चली जाओ, वरना धोखाधड़ी के इल्जाम में मैं तुम्हें गिरफ्तार भी करवा सकती हूँ। शर्मिला भाभी, आपने उस दिन वीडियो बना लिया था। आज आपकी वजह से मेरे ऊपर से ये झूठा इल्जाम लगने से बच गया। सुमन, यहाँ से चली जाओ और ये अपने आर्टिफिशियल जेवर भी ले जाओ। सच में किसी से अगर कुछ भी लेना देना करो तो उसकी कोई लिखा पढ़ी या रिसीविंग जरूर ले लो। ये बात मैंने आज सीख ली है, भले ही कोई अपना दोस्त हो, रिश्तेदार हो या फिर पराया। सुमन डर जाती है और वहां से चुपचाप चली जाती है। शर्मिला बहू, मैं ये तो जानती थी कि तुम समझदार हो, पर इतनी दिमाग वाली हो ये मुझे आज पता चला। आप ठीक कह रही हो माँ जी, मैं अपने आप को बहुत चालाक समझती थी, पर हर चालाक व्यक्ति समझदार नहीं होता। कभी कभी इंसान का घमंड उसे मार देता है। सॉरी माँ जी, सॉरी शर्मिला भाभी। आज के बाद मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे इस परिवार पर कोई आंच आए। रजनी आशा देवी और शर्मिला से माफी मांगती है। जब आशा देवी के दोनों बेटों को भी इस बारे में पता चलता है तो वो भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि शर्मिला ने इस बात को समझदारी से खुद ही सुलझा लिया। रजनी भी उस दिन से अपनी सास और जेठानी से मेल मिलाप से रहने लगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।